हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और एक्टिव होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम और आप मिलकर जो है मूर्ति कला के मौर्य काल के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, मौर्य काल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। मूर्ति कला का गुप्त काल। तो देखिए, क्या समय था? मौर्य काल का लास्ट समय क्या था? तो वो था, हम लोगों ने पढ़े थे 319। ठीक, तो गुप्त काल जो है 319 से लेकर 600 ईस्वी तक चला। कितना? 600। ये 6 है भाई, ठीक है। 600 ईसा पूर्व ये चल रहा है गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, हाँ, डिस्प्ले में शो हो रहा है। यहाँ तक जो है लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर आपको फोकस मार रहा होगा। ठीक है, फोकस आ रहा होगा, तो हम इसके आगे पीछे यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, अभी इलेक्ट्रीशियन से हमारी बात हुई है और उसे 1-2 दिन लगेगा ठीक होने में। तो हमने सोचा 1-2 दिन की वजह से हम लोग क्यों 3-4, देखिए जितने दिन उतने क्लास तो आराम से चलाएंगे। तो हम लोग ऐसा क्यों करें, क्लास भी चलाएं, क्या ज्यादा फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। क्या? गुप्त काल। देखिए, हम लोग इधर लिखेंगे, फिर यहां से पूरा लिखेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग, ठीक है दोस्तों, स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग, ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग का, देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है, एकदम पूरा सोने की चिड़िया जिसे कहते हैं ना, यहीं से सोने की चिड़िया जो है हमारा भारत कहलाई है। इसमें क्या क्या हुआ था तो हम ये देख लेते हैं। इस युग में, ठीक है, इस युग में मूर्ति कला, ठीक है, इस युग में मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला व साहित्य, ठीक है, वह साहित्य, सभी सभी क्षेत्रों में बहुत विकास हुए थे। तो साहित्य आदि क्षेत्रों में, आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? तो सर्वांगीण विकास हुआ था। अब बताइए सर्वांगीण विकास कैसे हुआ था? देखिए, जब आप लोग सुने होंगे, जब विद्यालय के प्रचार प्रसार होते हैं तो उसमें ये शब्द बोलते हैं कि आप लोग अपने जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु हमारे विद्यालय में दाखिला कराइए, प्रवेश कराइए। तो देखिए, सर्वांगीण विकास क्या होता है। क्या आपके बच्चा जो है, आपका बेटा 99% अगर पा रहा, क्या यही सर्वांगीण विकास है? नहीं, ये तो है ही, ये केवल आपकी किताबी नॉलेज में अगर पा रहा है कि सर्वांगीण विकास नहीं होगा। वक्त पड़ने पर आपका बेटा जो है स्टेज, ठीक है, स्टेज मैनेजमेंट कर ले, आराम से कितनी भी भीड़ हो उसमें बोल ले और सभी विषय में नॉलेज हो, तब होगा सर्वांगीण विकास। मान लो खेल प्रतियोगिता हो, उसमें आपका बच्चा भाग ले, संगीत होता है उसमें
भाग ले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें पूरा पारंगत हो, लेकिन वो कदम उसके पीछे भी ना हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं, उसमें कदम पीछे भी ना हो। वो सभी क्षेत्र में शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, और आपके जो उसके कोर्स में वो भी पढ़े, खेल कूद में भी आगे रहे, तब होगा सर्वांगीण विकास। और बाकी केवल एक विषय मात्र के पढ़ लेने से सर्वांगीण विकास नहीं होता है। अब इसमें क्या है, देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग पर, ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग पहुंचाने में एक वंश का बहुत बड़ा सहयोग है, उसे हम इधर देखेंगे। ठीक है, देखिए, गुप्त वंश को स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग बनाने में वकाटक, किसका, वकाटक, ये भी एक राजा है। तो जब वकाटक भी आ गए इसमें ना, तो जो शैली थी वो आपकी, देखिए, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, सभी यहाँ पर जो बदल गए थे। पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग बनाने में, ठीक है, समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा सहयोग था। बनाने में समुद्रगुप्त का बहुत सहयोग था, ठीक है, बहुत सहयोग था, ये आपको मानता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत बड़ा। अब एक बात ये देख लीजिए कि विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य ने 319 ईस्वी, कितना, 319 ईस्वी में जो है विक्रम स्वतंत्र या विक्रम संवत का आरंभ हुआ था, यहीं से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, ठीक है दोस्तों, चंद्र विक्रमादित्य, देख लो डिस्प्ले में आ रहा है, क्योंकि मैं आज बहुत छोटा लिख रहा हूं, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए, चंद्र विक्रमादित्य जो है ने 319 ईस्वी में, ठीक है, स्वतंत्र संवत, विक्रम संवत, जिसे स्वतंत्र संवत भी कहीं कहीं कहा जाता है। देखिए, चंद्र विक्रमादित्य ने 319, ये सन है भाई, ठीक है, 319 ईसा पूर्व में विक्रम, और बड़ा लिख दूं क्योंकि ये सन है ना, तो देखिए, विक्रम संवत, ये वही है विक्रम संवत, यहीं से जो है, ठीक है, यहीं से संवत, जैसे किसी के दिन, दिवस में, मृत्यु में, जन्म में जब संवत होता है, संवत 1680 गंग के तीर, श्यामल शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजे शरीर, कुछ कुछ मुझे याद है, शायद यही है। ठीक है, तो वहीं पर संवत जो है यहीं से होता है। देखिए, यहाँ पर विक्रम संवत का आरंभ हुआ, ठीक है दोस्तों, किसका, विक्रम संवत का आरंभ हुआ। और कालिदास इसी युग में, ब्रैकेट में समय, ठीक है, कालिदास इसी समय, इसी युग में पैदा हुए थे, बाकी कालिदास की कहानी तो आप लोग जान ही रहे हो कि वो जो है, कालिदास भी एक मूर्ख थे, ठीक है, पहले। हाँ, तो हमारे जो संत है ना, पहले ये बहुत अज्ञान रहते थे, इन लोगों के ऊपर दैवीय कृपा हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हम लोगों ने जो है गुप्त काल कहा जाता है, ये भी पढ़ लिए, ये भी। देखिए, अब हम लोग का कुछ इस पार्ट हो गया, कुछ इस पार्ट, इतना जो लाइफ था ये हम लोग का मैनेज हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए, किसी चीज को मैनेज करना बड़ी बात है,
होती है, ठीक है। तो हम लोग ने मैनेज कर लिए। तो देखिए हम देख लेते हैं अब इसमें जो है इसी समय, ठीक है, इसी समय बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसी समय जो है बनाया गया था। किसके द्वारा? आपके कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक है। अब हम यहां से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? कुमार गुप्त प्रथम ने। की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। ये कहां है? ये आपका बिहार में है, जो बिहार में है कराया था, जो बिहार में है, ठीक है। हमारे जो है चाणक्य यहीं से संबंधित थे। कहां से? यहीं से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम विषय देख लेते हैं। क्या विषय? विषय मतलब कि इस समय किस किस चीजों का प्रचलन था, क्या क्या बनाया गया, यही चीज हम लोग देखेंगे। देखिए हम जैसा कि हम लोग देखे हैं, ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला व साहित्य आदि क्षेत्रों का एक साथ विकास हुआ है इसी काल में, गुप्त काल में। इसीलिए जो है इसे स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण युग कहते हैं। अब देखिए ये जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग का स्वर्ण एज क्या है, स्वर्ण उम्र क्या है बताइए। तो हम लोग का जो स्वर्ण उम्र है, युग है, ठीक है, युग नहीं उम्र है, ठीक है, एज है। तो ये हम लोग का जो है 17 साल से लेकर 25 साल तक होता है। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें आप ये लोग इन सब बातों से अवगत होंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम लोग विषय देख लेते हैं कि किस विषय का हुआ था। तो देखिए इसका जो प्रमुख विषय था वो बौद्ध धर्म से था। किससे? बौद्ध धर्म से। लेकिन वाकाटक राजा व गुप्त वंशों के मिल जाने से एक साथ जो है इस पर ये शैली जो है पहले बौद्ध थी, ठीक है, फिर शैव में बदल गई, शैव, वैष्णव और जैन, तीनों का विकास हो गया, ठीक है। देखिए प्रारंभिक या प्रमुख विषय, देखिए प्रमुख विषय बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म था। लेकिन वाकाटक व गुप्त वंश के राजाओं के मिल जाने से, राजाओं के मिल जाने से, ठीक है, देखिए कि राजाओं से मिल जाने से जो है अन्य धर्म या अन्य धर्म का विकास भी हुआ, ठीक है, मिल जाने से अन्य धर्म का भी विकास हुआ। विकास हुआ जैसे, ठीक है, जैसे, तो जैसे आपका शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म देख लेते हैं हम। जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म व
जैन धर्म। ठीक है, देखिए ये बौद्ध धर्म तो था ही, लेकिन मिल जाने से ये जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म में भी परिवर्तित हो गया। इसी समय जो धार्मिक ग्रंथ लिखा गया हमारे, इसी समय रामायण महाभारत इसी समय लिखा गया था। हम यहां से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, रामायण महाभारत व अन्य ग्रंथ इसी युग में, ठीक है, इसी युग में साक्ष्य प्राप्त है। ठीक है, साक्ष्य प्राप्त है, या इसी युग में लिखा गया, या इसी युग में साक्ष्य प्राप्त है। तो देखिए ज्यादा स्पेस नहीं बचा, तो यहाँ हम लोग देख लेंगे जो मूर्ति, गुप्त कालीन मूर्ति। देखिए एक तो आपका है ना मथुरा, ठीक है, बौद्ध की जो है मथुरा संग्रहालय था। एक तो आपका मथुरा शैली से एक सारनाथ, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले मूर्ति, ठीक है, गुप्त कालीन मूर्ति, गुप्त कालीन मूर्ति। इधर हम लिखेंगे मथुरा, यहां लिखेंगे मथुरा, यहां लिखेंगे सारनाथ, और बीच में हम कर देंगे एक दूसरे के काम काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप अब समझ जाइए, बस आपको इसमें कुछ नहीं है। जो मथुरा शैली में जो प्रतिमा भगवान बुद्ध की मिली है, वो खड़ी हुई प्रतिमा मिली है। ठीक है, वो खड़ी हुई प्रतिमा मिली है। लेकिन जो आपका सारनाथ में मिला है, देखिए जो बुद्ध में मिला है वो खड़ी हुई प्रतिमा मिली है, लेकिन जो सारनाथ में है वो बैठी हुई प्रतिमा मिली है। तो पहला नंबर ये, यहां पर बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर क्या है, यहां पर बैठे हुए, ठीक है, यहां पर बैठे हुए बुद्ध प्रतिमा प्राप्त है। देखिए यहां पर आपको मथुरा में जो है खड़ी हुई प्रतिमा, भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा प्राप्त है, लेकिन आपका सारनाथ में बैठी हुई प्रतिमा प्राप्त है। क्या? हाँ, बैठी हुई। ठीक है, ऐसे समझाऊंगा कि आप भूलोगे ही नहीं। दूसरा क्या है, यहां पर आपका आभा मंडल, ठीक है, आभा मंडल के हाथ, पहला बात ये है आभा मंडल, ठीक है, और हाथ खंडित है। खंडित का मतलब टूटा हुआ नहीं, मतलब मोड़ा हुआ। ठीक है, यहां पर हाथ खंडित है, हाथ खंडित। ठीक है, यहां पर हाथ जो है खंडित प्राप्त है, खंडित अवस्था में। आप बढ़ा चढ़ा के आप पेपर में लिख लीजिएगा, जब आएगा आपका, देखिए जब आएगा आपका मूर्त कला जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो आप बढ़ा चढ़ा के लिखिए कि इसमें एक हाथ जो है खंडित या मुड़ा हुआ दिखाया गया, ऐसे ऐसे। मैं जो है स्पेस ना होने की वजह से मैं लिखा दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो यहां हो गया। यहां क्या है, यहां धर्म प्रवर्तक की मुद्रा में है। ठीक है, यहां है आपका धर्म प्रवर्तक की मुद्रा में है। ठीक है, यहां जो प्रतिमा है वो आपका जो है धर्म प्रवर्तक की मुद्रा में है। ये आपका मथुरा संग्रहालय में है, ये आपका सारनाथ संग्रहालय में है। ठीक है, मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है,
ठीक है दोस्तों, ये मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये जो है ये आपका सारनाथ संग्रहालय यहाँ है। ठीक है दोस्तों, संग्रहालय में सुरक्षित है। बस देखिए, जब आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहां पर आप विजिट करिए, जहां लिखा है मूर्ति कला, तो वहां पर आपको सारनाथ, मथुरा शैली, सभी शैलियों में जो है, जो ये आपकी शैली हुई है, ठीक, गांधार शैली, अमरावती शैली, इन सभी शैलियों में जो है बनाए गए और मंदिर के भी वीडियो वहां पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसे एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर दो और मूर्ति बचे हैं। ठीक है, एक तो आपका है सुल्तानगंज की मूर्ति, और जो दूसरा है, ठीक है, जो आपका दूसरा है वो भी आपका बौद्ध सत्व का है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ध्यान से एक सेकंड के लिए आंख बंद करो, लंबी सांस लो, सांस छोड़ो और चलिए देखते हैं। गुप्त काल जो है 319 से लेकर 600 ईस्वी तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ है गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल माना जाता है। देखिए, गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल जो है माना जाता है। इस युग में मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला व साहित्य कला आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ था। पहले ये देख लीजिए। इसके बाद गुप्त वंश को स्वर्ण युग बनाने में समुद्रगुप्त का बहुत सहयोग था। इसका समुद्रगुप्त का बहुत सहयोग था। चंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य ने 919 यानी कि शुरुआत में ही, गुप्त काल के शुरुआत में ही हमारे विक्रमादित्य ने 319 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ। ठीक है, विक्रम संवत, ये विक्रम संवत है ना, ये एक प्रकार से आपका, जैसे मैं क्या बताऊं, हाँ, जैसे ये ईसा पूर्व है, ईस्वी, ईसा पूर्व ईस्वी है। ठीक है, और जैसे 1200 से 1400 ईस्वी, तो ईसा पूर्व ईस्वी संवत ही सब है। ठीक है, मतलब ये जो है आपका एक काल से संबंधित होता है। ठीक है, क्रम है गिनने का, पढ़ने का, समझने का। उसके बाद है इसी समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आप जो है लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपका बहुत कहीं भी पूछ सकता है। देखिए, इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था, जो बिहार में है। चाणक्य जी यही के जो है शिक्षक थे। विषय क्या है? प्रमुख विषय बौद्ध धर्म था। प्रमुख विषय बौद्ध धर्म था, लेकिन वकाटक व गुप्त वंश के राजाओं के मिल जाने से, ठीक है, मिल जाने से अन्य धर्म का भी विकास हुआ, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, और आपका बौद्ध धर्म तो पहले से ही है। ये तो आपका प्रमुख विषय है ही। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद महाभारत, रामायण व अन्य धार्मिक ग्रंथ जो है इसी युग में साक्ष्य प्राप्त है कि इसी युग में लिखा गया था। क्या? इसी युग में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, उसका देखिए गुप्तकालीन मूर्ति। ठीक है, गुप्तकालीन मूर्ति हम देख लेते हैं। पहले हम पहचान देख लेते हैं दो में। ठीक है, एक साइड है मथुरा और एक साइड है सारनाथ। तो हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा कि मथुरा शैली में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा खड़े हुई अवस्था में, खड़े हुए मुद्रा में है, लेकिन यही सारनाथ में बैठे हुए मुद्रा में है, योग मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, उसके बाद एक में हाथ खंडित दिखाया गया है। वैसे प्राय सभी में हाथ खंडित ही दिखाए गए हैं, लेकिन देखिए यहाँ हाथ खंडित अवस्था में दिखाया गया। और यहाँ क्या है कि धर्म प्रवर्तक, ठीक है, धर्म प्रवर्तक की मुद्रा में है। ठीक है दोस्तों, क्या देखिए तीन ही चीज में लिखा हूं, ज्यादा नहीं, और बाकी जो अधिक चीज है वो आप हमारे मूर्ति कलम वहां जाइए, मूर्तियों के बारे में सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ये मथुरा संग्रहालय में, ये सारनाथ, भैया सारनाथ में, सारनाथ संग्रहालय में ही रहेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ तथ्य, कुछ तथ्य। अब हम मूर्ति बची है, वो भी दो मूर्ति, एक सुल्तानगंज की मूर्ति है और एक बोधिसत्व की है। तो चलिए हम वो दोनों को देख लेते हैं।
अब मैं इसे मिटा दूं दोस्तों। एक बात जानिए, जब मुगल उगल यहाँ पर नहीं आए थे, ठीक है, अब आप केवल पढ़िए कि हमारे भारत के महान शासकों द्वारा, राजाओं द्वारा क्या क्या मूर्ति बनाई गई है, वो आप हमारे साथ देखिए, ठीक है। और आप ये मुगल चुगल को तो आप भूल ही जाएंगे, लुटेरे थे साले, जो लूटने ही आए थे। और पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा भी आता है यार। चलिए दोस्तों, अब हम इसके जो है अन्य जो दो बच रही हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, एक तो आपका है बुद्ध की सुल्तानगंज की ताम्र प्रतिमा। पहला है बुद्ध की सुल्तानगंज की ताम्र प्रतिमा। इसका भी अलग ही सीन है, ठीक है, इसका अलग ही सीन है। इस पे जब ये चौक चलता है, ये मार्कर चलता है ना, तो इसमें थोड़ा सा जो है जैसे पानी का नहीं होता वैसे इफेक्ट इसमें आ जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सूखा नहीं रहता है, इसलिए मुझे इससे जो है रुमाल से रब करना पड़ता है। देखिए बुद्ध, ठीक है, बुद्ध की सुल्तानगंज की ताम्र प्रतिमा या मूर्ति, सब एक ही है, ठीक है, ताम्र मूर्ति, ठीक है दोस्तों। ये है आपका हेडिंग, ठीक है। देखिए बुद्ध की सुल्तानगंज की ताम्र प्रतिमा या मूर्ति, ठीक है। अब हम इसके विषय में देखते हैं। देखिए ये आपका कहां पर है बताइए? ये आपका बिहार राज्य के भागलपुर जिले में, ठीक है, बिहार राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज क्षेत्र में है। तो देखते हैं हम, यहां बिहार के भागलपुर जिला, ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से प्राप्त प्रतिमा है, ठीक है। ये सुल्तानगंज से आपके प्राप्त प्रतिमा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इस मूर्ति की जो ऊंचाई है, ठीक है, जो ये मूर्ति है इसकी जो ऊंचाई है, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इस मूर्ति, देखिए मैं बार बार प्रतिमा कह रहा हूं तो मैं वो भी लिखा दे रहा हूं, ठीक है, यह प्रतिमा, ठीक है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? तो देखिए इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो, पहली बात हुई कि 30, ठीक है, ये 7.5 फीट है, सॉरी 30 फीट नहीं, वो ऊंचाई था, ठीक है। देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 7.5 फीट है। अरे भाई 30 फीट में गलती से मैं दूसरा चीज बोल रहा था, ठीक है, मन में चल रहा था वो आ गया। तो देखिए 7.5 फीट की है, क्या देख लेते हैं डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। तो देखिए ये आपकी जो प्रतिमा बनी हुई है भगवान बुद्ध की, ठीक है, भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा बनी हुई होगी, ठीक है, मान लो उसकी ऊंचाई जो है वो 7.5 फीट है, ठीक है, और उसका वजन जो है वो 1 टन है, वजन 1 टन, ठीक है, या 100 कुंटल, ठीक है, या 10 कुंटल, ठीक है। देखिए वजन 1 टन 10 कुंटल है, ठीक है, और ये आपकी 400 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। यह प्रतिमा
प्रतिमा, ठीक है दोस्तों, यह प्रतिमा 400 ईसा पूर्व, देखिए 600 तक समय है ना, तो 400 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, ठीक है, बनाई गई थी। अब हम इसके बाद देख लेते हैं दूसरा जो है, देखिए ये तो अभी हमारा हो गया सामान्य सपरिचय है, ठीक है, अभी ये सामान्य सपरिचय गुप्त काल के, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखिए बौद्ध धर्म से जो संबंधित मूर्ति है उसे पढ़ेंगे, बुद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, विष्णु धर्म से है, मतलब हिंदू धर्म से है, अभी हम छोटे छोटे में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम एक ही बना दे, वो वीडियो 1 घंटे का हो तो आप क्या क्या पढ़ेंगे नहीं समझेंगे, इसलिए देखो हर धर्म के जो मूर्ति रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, लेकिन हाँ टाइटल ऊपर गुप्त काल डाल दिया जाएगा, ठीक है, इससे आप समझते हुए चलेंगे। तो देखिए अब हमारा जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा प्रतिमा बोधित सत्य अवलोकितेश्वर की मूर्ति है, ठीक है, बोधि सत्व, ठीक है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर की मूर्ति, ठीक है दोस्तों, यह बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति, यह सारनाथ में है, कहा, यह सारनाथ में से, ठीक है, यह सारनाथ से प्राप्त 4 फीट की प्रतिमा या मूर्ति है, ठीक है, देखिए ये आपका जो है सारनाथ से प्राप्त 4 फुट ऊंची जो है मूर्ति है, ठीक है, जो आपका कोड़कर विधि से बनाई गई है, ठीक है, ये आपका कोड़कर विधि से बनाई है मूर्ति है, जो कोड़कर, ठीक है, जो कोड़कर विधि से बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद जो है पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित मूर्ति, ठीक है, मूर्तियां हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चलिए हम इसको भी एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग इसके पहले जो है, ठीक है, मूर्ति के विषय में पढ़े थे कि आपका सारनाथ के मूर्ति में क्या विशेषता है, मथुरा में क्या है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मंदिर की जो तीनों शैली है, ठीक है, वो है, और जो तीनों प्रकार की मूर्तियां बनती हैं वो सब हम डाल, उसमें जो है आपके, ठीक है, मैं लिंक इसी के अंतर्गत दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिएगा। देखिए बुद्ध की सुल्तानगंज की ताम्र प्रतिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध की सुल्तानगंज की ताम्र प्रतिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में है, ठीक है, पहला बिहार आपका राज्य हो गया, भागलपुर जिला हो गया, और एक ये स्थान है जिसे हम गांव भी कह सकते हैं, ठीक है, सुल्तानगंज से प्राप्त ये प्रतिमा है। कहां से प्राप्त है? सुल्तानगंज से प्राप्त है। इस मूर्ति या प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो 7.5 फीट है, वजन जो है 1 टन या 10 कुंटल है। यह प्रतिमा 400 ईसा पूर्व में बनाई गई। देखिए तो समय क्या है, 319 से 600 है ना, तो ये 400 ईसा पूर्व में बनाई गई है। दूसरा है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति,
क्या बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति, यह सारनाथ से प्राप्त 4 फीट की मूर्ति है जो कोडकर विधि में बनाई गई है। दोस्तों आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप लोग जब ठीक रहेंगे तो मैं भी ठीक रहूंगा, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों की जो है, जब आप लोगों का मिलता है सहयोग तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, तो आप लोग इसको जो देख लीजिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।